फिर से एक बार बताता हूँ। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में लास्ट में मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट समझा रहा था और यहां तक मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार बताता हूं। देखो, जब भी मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता हूं, चाहे जितनी भी रफ्तार से करूं, मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा। और मान लो मैक्सिमम हाइट पे जाने में वो टाइम कुछ लेता है टी और रेस्ट में आ जाता है। तो रेस्ट में आने के बाद नीचे गिरेगा और यहां तक जब पहुंचेगा तो यहां से यहां का जर्नी का टाइम होगा बेटा टी। ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम सेम होता है अगर मैं एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करूं। तो टोटल टाइम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? 2u/g। तो जब भी आपको किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, जैसे 40 से प्रोजेक्ट किया, तो टाइम ऑफ लाइट क्या लिखना है? 2u/g, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड का मतलब 4 सेकेंड ऊपर जाने का, 4 सेकेंड नीचे आने का। तो 4 सेकेंड ऊपर जाने का यहां से यहां का मोशन एग्जैक्टली इसका उल्टा और सिमेट्रिक है। तो तुम कहीं से भी देखोगे, यहां से यहां तक देखो, तुम क्या करो, यहां से यहां और यहां से यहां सेम है। तो भाई साहब यहां से यहां का और यहां से यहां का भी तो सेम होगा ना यार। किसी भी पॉइंट पे तुम ढक दो इसको, यहां से ढक दो, पार्टिकल ऐसे गया। तुम कह रहे हो ये जर्नी और ये जर्नी सिमेट्रिक है, तो भाई साहब यहां से ये वाला जर्नी और ये वाला जर्नी सिमेट्रिक नहीं होगा क्या? बस छोटी सी बात, इसको फील करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद 60 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला है। बेटा ध्यान से सुनना, चाहे तुम कुछ भी पूछ लो, कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। देखो 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया है, बस इतना ध्यान रखो। 60 मीटर पर सेकंड, अपवर्ड जर्नी का टाइम होता है u/g, g इज 10, 60/10 बोलो 6 सेकेंड। मतलब ऊपर जाने का टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड और नीचे आने का टाइम 6 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम 12 सेकेंड। जब तक ये अपवर्ड जर्नी में जा रहा होगा तो अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड किसको बोलोगे? 6th सेकेंड। 5 से लेके 6 के बीच का जो टाइम होगा और लास्ट सेकेंड का अपवर्ड, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड मतलब ऊपर जाते समय लास्ट का 1 सेकेंड कौन सा डिफाइंड होगा? 5 से लेकर के 6 के बीच में लास्ट का 1 सेकेंड। अच्छा सर, यहां से यहां तक 6 सेकेंड लगा है, तो यहां से यहां तक सेम हाइट, जितना हाइट ऊपर जाने में टाइम लगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगा। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के 1 सेकेंड में जितना ऊपर गया है, फर्स्ट के 1 सेकेंड में उतना ही नीचे है। ये 6 सेकेंड, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0। एक्सीलरेशन बोलो डाउनवर्ड, a इज इक्वल टू g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट पे, चाहे 6 सेकेंड हो, 7 सेकेंड हो, 8 सेकेंड हो, 9 सेकेंड हो, वेलोसिटी 0 हो और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो। वेलोसिटी 0 इनिशियल और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो 1 सेकेंड में वो चलेगा 5 मीटर। मतलब सर यहां से यहां तक 5 मीटर होगा। हो, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 5 मीटर। मतलब आपका रिक्वायर्ड आंसर इज 5 मीटर। बताओ कहां कैलकुलेशन? s इज इक्वल टू 5 मीटर। तुम बोलोगे सर हमें नहीं आया, ये जो mr स्टार इसमें कैलकुलेशन करते नहीं हो, हमें नहीं आया। चलो सॉल्व करते हैं, मजदूरी करते हैं। तुम्हें ये तो देखना ही पड़ेगा कि लास्ट सेकंड कौन सा है, 6th है। ऊपर जाते समय लास्ट सेकंड कौन सा सेकंड होगा? 6th। तो अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड में, मतलब 5 से 6 के बीच में 6th सेकंड में कितना चला है वो निकालना है। चलो एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, s6 इज इक्वल टू होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u 0 है क्या? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 60 है, इनिशियल वेलोसिटी 60 है। आओ बेटा करें मजदूरी। 60 माइनस वेलोसिटी ऊपर लेंगे तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन एमआर स्टार में ये सब ध्यान नहीं रखना होता। करो मजदूरी। 60 माइनस एक्सीलरेशन की वैल्यू -10/2 5, और यहाँ पे रखोगे 6 मल्टीप्लाई 2 12 -1 11 60 माइनस 11 मल्टीप्लाई 5 55। 60 माइनस 55 इज इक्वल टू 5 मीटर। ये जो बात समझा रहा हूं तो नहीं आ रहा समझ में? इससे अब आ गया ना? एस एन निकाल ले भाई। एस एन का तो फॉर्मूला समझ में आया होगा। ये है कहानी। अब आगे देखो, और आगे देखो। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप विद 40 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड। बहुत सारी चीजें हैं, 4 चीज और ऐड कर दे, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। कैसे सर? आओ देखते हैं, और देखते हैं। सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है ना, 2 लाइन, एक ऊपर और एक नीचे। कितने स्पीड से फेंका है? 40 मीटर पर सेकंड से। बताओ यहाँ पे इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड।
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 40, मतलब ऊपर जाने का टाइम u बाई जी, 40 को g से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, 4 सेकेंड, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 8 सेकेंड में होगा। क्या चाहिए बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट, आंसर लिखता था, आंसर लिखता था, कुछ नहीं करना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। सर मैक्सिमम हाइट, ओ हो मैक्सिमम हाइट, देखो मैक्सिमम हाइट मतलब यहां से चल के यहां तक का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना यहां से यहां तक का होगा। वही तो बात है, जितना ऊपर उतना नीचे, और नीचे कितना। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम ड्रॉप करते हो और एक्सेलरेशन g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है यहां से यहां तक, तो 4 सेकंड में चलता है 80 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, 4 सेकंड में 80, मतलब 80 मीटर। यूएस कॉर्वेट 2G भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। आओ आगे, स्पीड एट 2 सेकंड, कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। आओ दिखाऊं मैं तुम्हें। यहाँ है टाइम 0, यहाँ है टाइम 0, यहाँ होगा टाइम 1, कहीं पे भी रैंडम मान लेता हूँ 2, ये 3 और ये 4, तो ये होगा 5, t is equal to 5, ये होगा t is equal to 6, ये होगा t is equal to 7, ये होगा t is equal to 8। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v बराबर u प्लस gt से u 0 और g की वैल्यू होती है 10, तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड गेन होगा। वैसे भी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हर 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी जितना एक्सेलरेशन है, बताओ। यहाँ पे बोलो वेलोसिटी 10, यहाँ पे बोलो 20, यहाँ पे बोलो 30, देखो यहाँ पे 40 आ गया नीचे की तरफ। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ कोलिजन सेम होता है, लेकिन वेलोसिटी मत हो बोल देना सेम, क्योंकि प्रोजेक्ट ऊपर किया है कोलाइड नीचे कर रहा है, प्रोजेक्ट ऊपर किया है कोलाइड नीचे कर रहा है। अच्छा ओके, स्पीड एट 2 सेकंड, स्पीड एट 2 सेकंड उतना ही जितना यहाँ 6 पे, बराबर बराबर सेम ही सिचुएशन होगा, तो प्लस 20। और स्पीड एट 8 सेकंड, 8 मतलब 8 यहाँ, स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ एकदम। आगे देखो, डिस्टेंस इन 7 सेकंड, ओके 7 सेकंड, 7 सेकंड, डिस्टेंस इन 7 सेकंड, तो चलो 7 सेकंड का मतलब होता है 7वां सेकंड, 6 से 7 के बीच में, 6 के बाद 1 सेकंड, मतलब 6 के बाद 1 सेकंड 7 सेकंड। आओ आओ आओ, ये रहा 7 सेकंड, ना 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 ना, ये रहा 7 सेकंड। अच्छा तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, नहीं नहीं सर सेवेंथ यहां से यहां के जर्नी का, ऊपर से गिरते समय 5वां सेकंड, पहला सेकंड होगा, दूसरा सेकंड होगा, ये थर्ड सेकंड, थर्ड मतलब 25 मीटर। आंसर कौन से पार्ट का, ये तुम्हारा फोर्थ पार्ट का, इसका लो आंसर। अगर तुम्हें नहीं आया ना यार तो क्या आएगा बता, इससे आसान हो क्या सकता है बता। मजदूरी, कैलकुलेशन, फॉर्मूला लगाते लगाते निकल लोगे। आगे देखो, टोटल डिस्टेंस इन 8 सेकंड, 8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस, तो देखो 0 से लेके 8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस, तो ये ऊपर क्या है 80 और नीचे आएगा 80, मतलब 160 मीटर, 160 मीटर। अब आगे मान लो पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, 60 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाने का टाइम बोलो u बाई जी 6 सेकंड, ओके 6 सेकंड ऊपर जाने का टाइम, अरे सिंपल u बाई जी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड। और यहाँ पे जब आएगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड 60 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, ये कहीं 1 सेकंड होगा, यहाँ पे 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, 4 सेकंड होगा, 5 सेकंड, फिर यहाँ गया 7 सेकंड होगा, 8 सेकंड होगा, 9 सेकंड होगा, 10 सेकंड होगा, 11 सेकंड होगा, ये 12 सेकंड। अब तुम कोई भी आमने सामने वाली टाइम जोड़ लो, वो टाइम फ्लाइट होगा। बोल 9 और 3, बोल क्या होगा 12। इधर देखो 10 और 2 12, 11 और 1 12, 8 और 4 12, 5 और 7 12, 12 और 0 12। सर ये क्या समझा है, ये मैं समझा रहा हूं तुम्हें, देखो अच्छे से। असल में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहां से यहां तक आने का टाइम, मान लो ये 9 सेकंड वाला देख लो, यहां तक 9 सेकंड हुआ है, मान लो ये टाइम कोई 9 सेकंड, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है सर, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है 3 सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां का मोशन सिमेट्रिक होगा, इसके जैसा होगा, एकदम हाईली सिमेट्रिक होता है मोशन। यहां से यहां जाने का टाइम, यहां से आने का टाइम बराबर होगा। देखो ना, यहां से यहां तक 3 सेकंड और 9 से 3,
देखो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लिया है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लेगा, इतना सिमेट्रिक होता है। आज तक तुमने देखा नहीं इस नज़र से। जब देख लेते हैं ना इस नज़र से अपनी तीसरी आंख खोल के, MR स्टार जब तुम्हारा आंख खोल देगा तीसरा, तब तुम समझ लोगे सारी कहानी। समझने की कोशिश करो। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो अगर टाइम लगा तुम्हारा T1, मान लो कितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने पे T1, तो ये T इक्वल टू T1 टाइम पे पार्टिकल है ना। और चलते चलते सेम ही हाइट पे, इसी हाइट को एक बार और आता है, यहाँ से जा रहा है 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 जा रहा है, टोटल टाइम यहाँ पे है T2 मान लो। इस हाइट को 2 बार अटेंड करें, ऊपर जाते समय T1 टाइम पे और नीचे आते समय कुछ T2 टाइम पे। यहाँ से टाइम देख रहा हूँ मैं 0 से, बोलो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम बोलो T1, और यहाँ से यहीं से चल रहा चल 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 T2। अब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा सर? ये T1, यहाँ से यहाँ का मोशन, यहाँ से यहाँ का मोशन सिमेट्रिक, तो T1 लगेगा। चलो भैया, तो यहाँ से यहाँ तक और T1 लगना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ का टाइम T1, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना लग चुका है T2। और वैसे तुम्हें नहीं समझ आया, इसलिए मैंने वैल्यू से पहले ही समझाया, सामने सामने का टाइम जोड़ लो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो। टोटल टाइम फ्लाइट आमने सामने किसी हाइट पे है वो जोड़ लो, टाइम ऑफ फ्लाइट हो। तो ये बात समझ में आया? अब तुम ये समझो कि जब 6 सेकेंड पे पार्टिकल रुका था, उसके बाद की कहानी तुम्हारी सब रटी हुई है। कितने सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगा, कितने समय के बाद वो किस तरह से चल रहा होगा, सब कुछ पता है। अगर सब कुछ पता है तो निकालने में सब आसान होगा। ये देखो सवाल, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एंड इट इज एट सेम हाइट एट t is equal to 3 सेकेंड एंड t is equal to 11 सेकेंड। देखना कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, फील। और मैं फॉर्मूला भी नहीं रटवा रहा, तुम्हें फॉर्मूला भी नहीं रटवा रहा, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं सुनो। पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, यहां से पार्टिकल जा रहा होगा जा रहा होगा जा रहा होगा, नीचे आएगा। पर्टिकुलर इस h हाइट पे मान लो किसी T1 टाइम पे, इस h हाइट पे किसी T1 टाइम पे, T1 टाइम में तुम्हारा 3 सेकेंड, और फिर इसी हाइट पे वो आता है जब टाइम टोटल 11 सेकेंड इलैप्स हो चुका। तो यहां से तक जाने का 3 सेकेंड, तो यहां से आने का 3 सेकेंड, 11 और 3, बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 सेकेंड। पूछा क्या तुमसे? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ओ हो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बताता टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो 14 सेकेंड। तो यहाँ जाने का टाइम 7 सेकेंड, 7 मतलब 70 मीटर पर सेकेंड, q इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। सर नहीं आया, आओ मजदूरी, आओ मजदूरों करो मजदूरी, आओ मजदूरों करो मजदूरी। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, बोलो टाइम फ्लाइट सर 14 इज इक्वल टू 2u/g 10, ये कटेगा 7, 7 मल्टीप्लाई 10, q इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड। लो मैं क्या कर सकता हूँ? टाइम फ्लाइट से निकल, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? आगे देखो, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप, देन डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन 11 सेकेंड। एक पेज का कैलकुलेशन किया हुआ मिलेगा, तुम जाके नेट पे सर्च कर लो इस सवाल का। तो आप कैसे करोगे? देखो मैं तो कहा है सवाल कोई सा भी लाओ मैं लाइन खींचूंगा, सवाल कोई सा भी लाओ मैं लाइन खींचूंगा। मोशन अंडर ग्रेविटी का MR स्टार यही है कि लाइन खींचो आंसर आएगा, लाइन खींचो आंसर आएगा। चलो देखो, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप, देन डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड इज नॉट एन इंस्टेंट, इट इज एन इंटरवल। इंटरवल थर्ड सेकेंड, थर्ड ओवर कब होता है? 2 के बाद, थर्ड तक मतलब 2 से 3 के बीच। तो ये कह रहा है कि 2 से 3 के बीच में जो डिस्टेंस चला है उतना ही डिस्टेंस एक बार और चला है, इज इक्वल टू डिस्टेंस इन 11 सेकेंड, उतना ही 11 सेकेंड। 11 का मतलब होता है 10 के बाद का ओवर, 10 से 11 के बीच में, तो t इज इक्वल टू 10, 11 सेकेंड। थर्ड मतलब 2 to 3, और 11 मतलब 1 मिनट, 11 से इसको कर दो 10th कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10th कर दो, ये होगा 9th। 10th सेकेंड का मतलब है t इज इक्वल टू 9 सेकेंड पे, और ये इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। देखो ये तुम्हारा 9 से 10 के बीच में 10th सेकेंड, और ये है थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड और 10th सेकेंड को आमने सामने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि मान लो तुम ऐसा कह सकते हो कि थर्ड सेकेंड यहाँ है और यहाँ पे तुम्हारा थर्ड 10th सेकेंड है, नहीं कह सकते, क्योंकि जितने नीचे वाले पोर्शन में होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करता है, ऊपर स्पीड कम होती है। तो 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ऊपर जाते समय ट्रेवल करा है उतना ही डिस्टेंस नीचे आते समय तभी ट्रेवल कर सकता है जब वो आमने सामने हो, क्योंकि मोशन इज हाईली सिमेट्रिक, मोशन इज हाईली सिमेट्रिक। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये थर्ड सेकेंड का मतलब 2 to 3,
10 सेकंड का मतलब होता है 9 to 3, तो ये ऐड कर दो। 9 3 12, टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड। ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ अप is 6 सेकंड, hence speed of projection is 60 मीटर पर सेकंड, hence maximum height is 6 सेकंड। 6 सेकंड 6 में 80, 180 मीटर निकाल लो। अरे कैसे रट के आए हो? क्या एकदम नहीं रटा हूँ, भरोसा करो, नहीं रटा है मैंने। तो क्या कैसे याद है? अरे भाई ये रेशियो होता है ना, x x एक 1 सेकंड में x, तो 2 सेकंड में 4x, 3 सेकंड में 9x, 3 सेकंड में 9x, 4 सेकंड में 16x, 5 सेकंड में 25x, 6 सेकंड में 36x, x इज 5, 1 सेकंड में 5 चलता है, 36 इंटू 5 180 मीटर आंसर। 180 मीटर आंसर। नहीं तो मैंने आपको फॉर्मूला सारे बता दिए, आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने जितने लाइन लिखे हैं ना उतने सवाल का सॉल्यूशन है। जितने लाइन लिखे जानबूझ के मैंने निकाला है। मुझे 6 सेकंड की जरूरत नहीं, मुझे 60 की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट 180 लिख सकता हूँ, चाहूँ तो डायरेक्ट 180 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया टाइम फ्लाइट 12 मतलब ऊपर 6 नीचे 6, नीचे 6 मतलब 180 मीटर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? इस सवाल का एक्सप्लेनेशन अपनी भाषा में लिखना, थोड़ा लैंग्वेज के कॉपी कलम है ना तुम्हारे पास, वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा लिखो ना कि सर ने क्या बताया। सर ने कुछ नहीं बताया भाई, जो हर सवाल में बता रहा हूँ वही बताते जा रहा हूँ मैं। ऊपर का मोशन और नीचे का मोशन सिमेट्रिक होता है, बस कोई नया चीज नहीं बताया मैंने आपको। चलो ये देखो, ये होता है, पहले मैंने आपको पढ़ाया किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, h हाइट से, वो वाला केस समझाया। फिर मैंने आपको ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी समझाया, और ये बेटा हाइट टू ग्राउंड, जहां पे ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इसमें साइन कन्वेंशन। क्या बकवास किया, साइन कन्वेंशन क्या दिक्कत आता है साइन कन्वेंशन का? तो ध्यान से सुनना। साइन कन्वेंशन का दिक्कत ये आता है कि मान लो पार्टिकल को यहां से मैंने ऊपर थ्रो किया है, यहाँ 0,0 मान लो, तो नीचे मानो पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे जब आएगा, तो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, और वेलोसिटी ऊपर तो ऊपर को नेगेटिव मान लो, मतलब माइनस। सबसे पहले तो ये करना। अब तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। हालांकि नीट में इस वाले सेक्शन से सवाल नहीं पूछते, सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी से सवाल पूछा। एम्स में इसके कई सवाल आए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इसको एक बार देखते हैं। तो यहां से प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल गया ऊपर, कहीं रुका, फिर नीचे। तो कंप्लीट जर्नी को अगर हम कंसीडर करें, टाइम फ्लाइट निकालें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे कंप्लीट जर्नी के लिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो लगाओ इस इक्वेशन, बोलो डिस्प्लेसमेंट h, पार्टिकल यहाँ से ऊपर थ्रो किया और गया ऊपर और नीचे यहीं पे पहुंचा, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, और नीचे पॉजिटिव लिया है तो ये आ गया आपका h। वेलोसिटी माइनस u इंटू टी प्लस g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये टाइम का क्वाड्रेटिक बन गया। यहाँ पे a की वैल्यू जब इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो कि h को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा g बाई 2 टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। सारे टर्म में 2/g से मल्टीप्लाई करो, सारे टर्म में क्या करो, 2/g से मल्टीप्लाई करो। तो 2/g से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सिंपल टी स्क्वायर माइनस 2u/g इंटू टी माइनस 2h/t इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फॉर्मूला आपको याद है, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2u/g और c की वैल्यू ये। कुछ बच्चों को ये आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, और नहीं आता है तो 10वीं पहले पढ़ना बेटा, 10th क्लास में ये पढ़ाया जाता है। इसका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का रूट निकालने का तरीका होता है t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। सर कहाँ ले जा रहे हो, मजदूरी करा रहे हो ना, करना समझना पहले, बाकी मैं तो हूँ ही यहाँ पे। आंसर निकालना मैं सिखाऊँ, कर लो पहले, सब कुछ सीख लो, जितना तुम्हारे किताबों में होता है जहाँ पढ़ाया जाता है वो सब सीख लो। चलो आओ, यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, तो ये ऐसे आया, फिर ऐसे सॉल्व करा, तो फिर ऐसे आ गया। फिर यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो टाइम का इक्वेशन आ जाएगा बेटा u/g प्लस माइनस रूट अंडर u/g का होल स्क्वायर प्लस 2h/g। ये कहाँ से लाया सर, ये सर कहाँ से लाया आप? तो ये मैंने लाया है
ये मैंने लाया है इस फॉर्मूला को यूज कर, यहां से मैंने बी ए सी और ए की वैल्यू पुट तो आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप थोड़ा खुद करें, है ना, टाइम की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए खुद करें, ये आंसर आ जाएगा। बस अब मैं इसको फील करा देता हूं तुम्हें। एमआर स्टार क्या कहता है सुनो, कि मैंने पार्टिकल को यहां से यू रफ्तार से फेंका है, यू रफ्तार से ऊपर फेंका है। यू कितना है, यू कितना हो सकता है सर? यू यू है, यू की वैल्यू नहीं की वैल्यू। अगर मान लो यू 0 है तो पहला केस नहीं बन जाएगा। यू की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यू में बी एनीथिंग, मतलब ऊपर फेंका मैंने यू से, लेकिन यू 0 है, मतलब यहां से ड्रॉप किया। अगर ड्रॉप किया यू 0 रखूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए √2h/g। ये पहला केस में पढ़ा था मैंने, √2h/g। तो यू को 0 रखने से √2h/g आना चाहिए। यू को यहाँ पे जैसे ही मैंने 0 रखा, देखा इसमें देखो यू 0 तो 2h/g आ गया। अरे यार ये तो बैठ रहा है √2h/g, एकदम सही है। मतलब ये जो ड्राइव किया वो सही है। तुम एक बार कैलकुलेशन करके यहाँ पहुंचो, मैं तुम्हें फील करा देता हूँ लॉजिकली सही है, सही है। अच्छा दूसरा लॉजिक देखो, दूसरा एमआर स्टार वो कहता है इफ एच इज 0, मैंने कितने हाइट से ऊपर फेंका है, फील करो इस बात को, मैंने कितने हाइट से ऊपर फेंका है, एच हाइट से। एच की वैल्यू कितनी है सर? एच की वैल्यू एच है, कितना हो सकता है? 5 हो सकता है क्या? हाँ, 5 मीटर हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0। तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 के साथ नाइंसाफी करोगे, 0 भी हो सकता है। अगर मैं इसको 0 रखूँ, इस एच को क्या रखूँ मैं? 0। इस एच को 0 रखने का मतलब ये ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया। इस केस में टाइम फ्लाइट आना चाहिए 2u/g, मतलब एच को 0 रखूँ तो ये जो टाइम फ्लाइट है वो आना चाहिए 2h/g। देखो तो एच को 0 रखो, एच यहाँ से 0, u/g का होल स्क्वायर और ये रूट, ये 0 हो गया तो ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, u/g और ये u/g, देखो 2u/g। मतलब ये है कि अगर तुम्हें एग्जाम में डायरेक्टली यही एक्सप्रेशन चेक करने के लिए बोल देता तो इसके लिए तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो तो एमआर स्टार है ना। किसी भी वेरिएबल बेस्ड सवाल को आप ऐसे u की वैल्यू 10 नहीं दिया हुआ सर, अगर u की वैल्यू 10 दे दे तो मैं 0 नहीं मान सकता। तो सर कैसे लगाओगे इसको? नहीं लगाऊंगा, फिर तो मैं आंसर बताऊंगा सीधा, तो मैं तो सिर्फ आंसर बताऊंगा सीधा। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं बेटा, फील कर इस बात को, कि अगर एच और यू के टर्म्स में है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, तुम्हें नीट के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा। तो एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, और एग्जाम में 4 ऑप्शन में तुम्हें एमआर स्टार लगाना है कि अगर यू नहीं दिया हुआ है एग्जैक्टली यू के टर्म्स में और एच के टर्म्स में आंसर है, यू को 0 रखो, इसका मतलब बॉल को ड्रॉप किया, √2h/g आना चाहिए, जिस ऑप्शन में आएगा वो सही होगा। और एच को 0 रखो कि एच की वैल्यू नहीं दी हुई है, एच को 0 रखूंगा, एच को 0 रखूंगा, तो मतलब हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड। और ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में आना चाहिए √2u/g, एच को 0 रखने से 2u/g। सर ये चीज तो आपने तब सिखाया जब एच और यू की वैल्यू ना दी हुई, तो 4 ऑप्शन में से कैसे निकालेंगे आंसर। लेकिन अगर एच और यू की वैल्यू अगर कोई फिक्स दे दिया तब तो आप 0 नहीं मान सकते। नहीं मानूंगा, तब कैसे करोगे? तब तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद होना चाहिए, कैसे करोगे? आओ दिखाऊं। जैसे ये सवाल दिया है, इससे गलत टाइप किया, एच इज इक्वल टू 80 मीटर है, 80 मीटर की हाइट से यहां से एक ऑब्जेक्ट को मैं u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका। कितने मीटर पर सेकेंड से मैंने ऊपर फेंका? 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। देखो यहां से 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका तो बेटा ऊपर ही है। मतलब ये जाएगा और कहीं ना कहीं रुकेगा, जहां रुकेगा वहां वेलोसिटी और फिर नीचे आ जाएगा। अगर रुक के नीचे आया तो कहानी तो अपने को पता है क्या, अगर ये रुका वेलोसिटी 0 हुई तो ये पूरा कहानी वही मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड वाली हो जाएगी। और यहां से फेंका है तो ये हम अपन जज कर लेंगे, निकाल लेंगे, ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत आसानी से निकल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक काम करता हूँ यार, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो इसको मिटा, कहानी खत्म। वाह है, मजे आ गए, मजे ही आ गए। अब सवाल को अपन सॉल्व कर, बस आप इतना बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 30 मीटर पर सेकेंड से फेंकूँ, यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 30 मीटर पर सेकेंड से फेंकूँ, कितना टाइम लगता है उसको ऊपर जाके रुक जाने? तो उसको टाइम लगता है ऊपर जाके रुक जाने में u/g। इसको रुकने में जो टाइम लगेगा 30
5 10 3 सेकंड लगेगा। सर ये 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में पार्टिकल कितना ऊपर जा सकता है? 45 मीटर जा सकता है। तो ये कितना ऊपर गया होगा? 45 मीटर। सर ये आप याद करके रखते हो यार, तो आप निकाल लो ना यार, निकाल लो। हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। 30 से फेंका है, हाइट निकाल लो। 30 का होल स्क्वायर 900 बाई 20, 900 बाई 20 45 आ जाएगा। निकालो। मतलब पार्टिकल जहां से फेंका है मैंने 45 मीटर चलेगा और 3 सेकंड चल के रुक जाएगा। मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जैसे ही वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो नीचे गिरता है और जमीन तक पहुंचेगा। कितना ऊपर है यहाँ से? 45। और यहाँ से कितना नीचे आना है? 80 मीटर। तो टोटल कितना हो गया? सर 125 बेटा। 80 प्लस 45 बताओ कितना हो गया? 125। इसका मतलब ये हो गया 125। मतलब ये T2 बराबर 5 सेकंड। किसी ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करता हूँ तो 5 सेकंड में 125 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल। नहीं पता, निकाल लो। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर आ गया। गजब करते हो यार। यहां से ऑब्जेक्ट को गिर के यहां तक नहीं आना, नीचे गिरते जाना, नीचे गिरते जाना, यहां तक पहुंचना। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो टाइम फ्लाइट रूट अंडर 2h बाई जी कर लूंगा। रूट अंडर 2h बाई जी कर ले, T2 को लिख ले, रूट अंडर 2h बाई जी कर। 5 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 5 सेकंड आ जाएगा। मतलब ये 5 सेकंड आएगा और ऊपर जाने का समय 3 सेकंड। 5 और 3 8 सेकंड। मतलब टोटल आ गया 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 सेकंड। आंसर ये है एमआर स्टार। सर क्वाड्रेटिक नहीं बनाना कराएंगे किताबों में या कहीं भी बच्चा इस सवाल को क्वाड्रेटिक से करता है। अब तुम में से बहुत सब समझदार बच्चे होंगे, तुम में से कह सकते सर आपने ना गेम खेला है। क्या गेम खेला? सर डेटा ऐसा सेट किया कि निकालना आसान है। अगर डेटा थोड़ा सा घुमा दूं तो आप नहीं निकल पाओ। अरे बेटा मैं हूं। आओ। एम्स 2017। नहीं, ये सवाल तो था। हाँ, एम्स 2017। एम्स 2017 में एक सवाल पूछे और मोशन ये लास्ट ईयर में मिल जाएगा बेटा। एम्स का पूछा वो सवाल है, ढूंढ लो, नेट पे ढूंढ लो, जहां ढूंढना है ढूंढ लो, मिल जाएगा। और ये बच्चा 100% बच्चा ये सवाल आके पूछता कि सर ये सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भैया? कि सर ये क्वाड्रेटिक हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो बना क्यों रहे हो क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक अगर तुम सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि गणित तुम्हारे बस का नहीं है, मैथमेटिक्स तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारा सहारा एमआर स्टार हमारा। सर इसमें कैसे करेंगे? देखो अच्छे समझ। पार्टिकल को मैंने यहाँ से थ्रो किया 12 मीटर तक। तो कितना देर चल के पार्टिकल रुक जाए? ये जाके रुकने में इसको कितना टाइम है? तो आओ यहाँ सॉल्व करें, अपन इसी को गंदा ना करें। यहाँ सर इसको रुकने में टाइम लग जाएगा u बाई जी, मतलब 1.2 सेकेंड। अगर पार्टिकल 1.2 सेकेंड में चल के रुक गया, उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से फ्री फॉल करेगा, तो ये है 81 मीटर ग्राउंड तक का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो उसको कितना चल के आना पड़ेगा? तो पक्की बात है ये तो 81 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये तुम्हारा एच मैक्स हो जाएगा। एच मैक्स कैसे निकालोगे? इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इतना सोच, 1 सेकेंड में पार्टिकल ऊपर जाते समय या रुक के नीचे आते समय कितना चलता है? 5 मीटर। तो 1.2 सेकेंड में कितना चल जाएगा? वही 5 6 7 मीटर ऑलमोस्ट। ये लगभग 7 मीटर के आसपास। तो ये 7 और ये 81, मतलब 88 मीटर। तो पार्टिकल को जब वो रुका था और रुकने के बाद जब नीचे गिरता 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 जाएगा तो उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट 88 मीटर चलना है। इधर आओ, मुझे बताओ कि पार्टिकल 4 सेकेंड में टोटल कितना चल लेता है? 80 मीटर। और पार्टिकल टोटल 5 सेकेंड में कितना चल जाता है अगर मैं इसको ड्रॉप करूं और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो 5 सेकेंड 125 मीटर। निकाल लो इसको हाफ ए टी स्क्वायर से। मतलब अगर एग्जैक्टली 4 सेकंड में देखूं तो 80 मीटर चल चुका होगा और 5वें सेकंड बाद देखूं तो 125 चल चुका होगा। 5वें सेकंड में इतना चल जाएगा। हाँ, तो एग्जैक्टली में अच्छा 3 सेकंड पे कहाँ होगा? 45 मीटर पे। 4 सेकंड पे कहाँ होगा? 80 मीटर पे। और 5वें सेकंड बाद 125 मीटर। तो 80 से 125 जाने में 1 सेकंड लगा रहा है बस। अगर मैं ड्रॉप करता हूँ किसी पार्टिकल को, ड्रॉप ही हो रहा है ये। एक बार फील कर लो बेटा, थोड़ा मुश्किल आएगा, दिमाग जोर डालो, एक बार इसको समझ लोगे तो सारा सवाल ऐसी हवा। t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल सॉरी वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो है। जब वहां से नीचे गिरते हुए आएगा वो, तो 4 सेकंड बाद 80 मीटर चल चुका हो और 5वें सेकंड बाद 125 मीटर चल चुका। 80 मीटर चलने में कितना टाइम लगा भाई साहब? 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है
80 से 88 मीटर जाने में 4.1 या 4.2 सेकंड लगाएगा। तो यहाँ से यहाँ का समय हो गया तुम्हारा T2 4.2। अच्छा मैंने 4.5 क्यों नहीं माना, क्योंकि 4 पे यहाँ 5 पे यहाँ, तो 4.5 पे एटलीस्ट आधे पे होगा ना, 100 के आसपास होगा ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 4.2 के आसपास। मतलब टाइम टोटल हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा ऊपर जाने का 1.2 प्लस 4.2, तो हो जाएगा 5.4। और आपका जान क्या सर्च होगा, एग्जैक्ट आंसर 5.4 ही था। क्वांटिटिक से सॉल्व करोगे एग्जैक्ट आंसर 5.4 ही है। हाँ ये कह सकते हो कि सर आपने पहले सोचा हुआ है, हम कैसे एग्जाम में सोचेंगे, प्रैक्टिस करा तो हाँ, चीज़ें सिखा दूंगा, अभी टाइम है, सिखा दूंगा चीज़ें, ऐसे तरीके लगाने आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। अच्छा दूसरी बात, जब ऑप्शन देखोगे तो एक ऑप्शन था 2 पॉइंट समथिंग, जो कि हो नहीं सकता, 1 सेकंड यही जा रहा है, 80 मीटर आने में टाइम लगेगा। दूसरा ऑप्शन था कुछ 11 पॉइंट समथिंग, तीसरा ऑप्शन था ये 4 पॉइंट समथिंग, चौथा ऑप्शन था कुछ 3 पॉइंट समथिंग। तो क्या आंसर ठीक करोगे, ये 5.4 समथिंग आंसर ठीक करोगे ना, 5.4 के जो आसपास आएगा। अगर तुम इसको 4 ही मान लो, इसको 1 ही मान लो, तो 4 1 5, तो 5 के आसपास जो आंसर आएगा वही टिक करोगे ना भैया। अरे बुझाया। चलो तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी की पूरी कहानी, कल पढ़ाया था आज भी समझा। अब अपने को आगे पढ़ना है बेटा ग्राफ। अब सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराऊं कि ग्राफ होता क्या है, ग्राफ का क्या कंसेप्ट है। हमने मोशन तो पढ़ लिया, ग्राफ पढ़ना क्यों जरूरी है। ग्राफ पढ़ना इसलिए जरूरी है कि मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करूं। अगर तुम क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में मान लो 50 ओवर का मैच है, हर ओवर में कितना रन बना, हर ओवर में कितना रन बना, टेबल बना के दे दो, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन से ओवर में सबसे ज्यादा रन बना, तो सबको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राफ बना के दे दूं रन वर्सेज ओवर, तो ऐसे दे दूंगा, ऐसे 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 ऐसे, पूछो सबसे ज्यादा रन कौन से ओवर में बना, तो पीक देख लो, इस ओवर में सबसे ज्यादा रन। ये तो तुम्हें समझ आया। हे रामलाल, ग्राफ से चीजों को एनालाइज करना आसान होता है, इसलिए मोशन को भी हमने सोचा कि क्यों ना ग्राफ से एनालाइज किया। और मैंने आपको स्लोप का कंसेप्ट बताया था, चलो एक बार और बताऊं। मान लो कहीं स्ट्रेट लाइन ऐसा हो, या ऐसा हो, या ऐसा हो, या ग्राफ ऐसा हो और ये ग्राफ ऐसा हो, ऐसे ग्राफ बनते हैं 3 4, बस इसमें फिजिक्स खत्म हो जाता है। तो जब ऐसा ग्राफ हो तो आप बोलेंगे ये रामलाल चुप है, देखिए चुप है, ये रामलाल हंसता हुआ है, और ये रामलाल रोता हुआ है। इसका स्लोप बढ़ रहा है इसलिए हंस रहा है, देखिए हंसता हुआ। ये रोता हुआ रामलाल, इसका स्लोप घट रहा है इसलिए रो रहा है। तो रोता हुआ रामलाल होगा तो स्लोप घटेगा, और चुप रामलाल का मतलब है कि इसका स्लोप कांस्टेंट है। ये 3 है ग्राफ। तो ये क्या है, अरे भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप जीरो। स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप tan थीटा बोलो तो थीटा जीरो, तो tan थीटा जीरो, tan जीरो जीरो होता है, इसका स्लोप जीरो बन जाएगा। ये बातें आपको समझ आ गई है। चलो अगर ये बातें समझ आ गई है, ये बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। यहाँ देखो एक्स टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये मैं बनाता हूँ एक्स और टी ग्राफ। मान लो ऐसा मैंने ग्राफ बनाया, और मुझे कहीं यहाँ पे जाके इसका स्लोप देखना है, यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप देखना है। तो किसी ग्राफ का स्लोप देखने का मतलब होता है कि 2 तरीका है। ग्राफ का स्लोप मतलब मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है उस ग्राफ का स्लोप। क्यों होता है, मान लो यहाँ पे स्लोप देखना है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट इस ग्राफ के पर्टिकुलर इस हिस्से के पैरेलल है, यहाँ पे स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप सेम है। मान लो एंगल थीटा बना रहा है, तुम कह सकते हो इसे tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे स्मॉल चेंज इन वाई बटा स्मॉल चेंज इन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे वाई पे जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने रखा है वो खुद एक्स है, और एक्स पे जो रखा है वो टाइम है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे tan थीटा को कहेंगे, तो tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स, और tan थीटा का नाम होता है स्लोप। मतलब स्लोप का मतलब होता है tan थीटा या डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्जैक्टली यहाँ से तुम कह सकते हो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स वाई पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रखी है, जो वाई पे रखा है, यहाँ पे वाई पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखा है वो खुद एक्स है, इसको बोलोगे डी एक्स। और एक्स पे मैंने क्या रखा है, टाइम। मतलब स्लोप का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट। तो सिंपल देखो डी एक्स बाई, पर dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी dx बाई dt होता है वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से पोजीशन कैसा पता करेंगे, तो y एक्सिस पे पोजीशन, टाइम कैसा पता करेंगे, x एक्सिस पे टाइम ही तो है। वेलोसिटी कैसे पता करेंगे, इसके स्लोप से वेलोसिटी पता करेंगे। अब मान लो मैं 4 ग्राफ बना देता हूँ, मैं 4 ग्राफ बना देता हूँ, मैं 4 ग्राफ बना देता हूँ। ये देखो
ये है आपका एक्स टी, एक्स टी, एक्स टी और एक्स टी। इन सब में वेलोसिटी पे क्या कमेंट करोगे? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी, इसका देखो स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो बोलोगे वेलोसिटी बेटा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब इसका स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो, ये रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बना रहे स्ट्रेट लाइन, तो इसका वेलोसिटी इनफाइनाइट क्योंकि स्लोप इनफाइनाइट हो जाए। हालांकि फिजिकली पॉसिबल नहीं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए। यहाँ पे देखो स्लोप बढ़ रहा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, मतलब स्लोप मीन्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। पॉजिटिव में या निगेटिव में? पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि देखो इसका स्लोप टेंजेंट प्लॉट करोगे तो एंगल 90 से कम बनाएगा स्लोप। तो ये है तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ का कंसेप्ट। और समझते हैं थोड़ा सा, और समझते हैं थोड़ा सा, इसको देखो। अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बना लूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बना, इस ग्राफ के वेलोसिटी पे क्या कमेंट करेंगे? आप बोलेंगे कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब पक्की बात है वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन स्लोप कांस्टेंट तो है, लेकिन ध्यान से देखिए स्लोप निगेटिव है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो 90 से ज़्यादा, सब कुछ सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे स्लोप का नाम वेलोसिटी रखी है। मैंने आपको ग्राफ बताया, स्ट्रेट लाइन का पूरा समझा है, स्लोप के बारे में सब कुछ समझा है, बट उस स्लोप का नाम यहाँ पे वेलोसिटी हो गया। बस उस स्लोप का नाम यहाँ पे वेलोसिटी हो गया। बताओ इसका वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी निगेटिव एंड कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप निगेटिव एंड कांस्टेंट। मान लो मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ऐसा ग्राफ बनाऊं, पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसमें तुमसे बोलूं कि वेलोसिटी के बारे में बताओ डिफरेंट पॉइंट पे। मान लो ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर। तो आप बोलोगे सर 1 मिनट रुको, मैं सब कुछ बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ। आप पी पे जाओ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। ध्यान से देखना, ये जो टेंजेंट मैंने पी पे ड्रॉ किया है वो एक्जैक्टली पी का जो ग्राफ बन रहा है, पी पे जो ग्राफ बन रहा है उसके पैरेलल ये टेंजेंट है। मतलब इस टेंजेंट का हर पॉइंट का स्लोप इस पी के स्लोप के बराबर होगा। बोलो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है? 90 से कम बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप देखो, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे टेंजेंट जो प्लॉट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मतलब यहाँ पे थीटा जीरो है। और यहाँ पे अगर स्लोप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 से ज़्यादा है। मतलब सीधी बात, स्लोप का मतलब अगर वेलोसिटी होता है, तो अब बताओ पी पे स्लोप कैसा है? तो बोलोगे वेलोसिटी पी पे है पॉजिटिव, और क्यू पे वेलोसिटी है जीरो। देखो यहाँ पे क्यू पे वेलोसिटी बताओ क्या है? जीरो। और आर पे, आर है, तो वेलोसिटी एट आर निगेटिव। क्या इतना समझने में तुम्हें परेशानी है क्या? यहाँ पे वेलोसिटी होगा पॉजिटिव पी पे, क्यू पे वेलोसिटी होगा निगेटिव, एंड आर पे वेलोसिटी होगा निगेटिव, आर पे वेलोसिटी होगा निगेटिव। पी पे जीरो, क्यू पे, पी पे पॉजिटिव, सॉरी पी पे पॉजिटिव, क्यू पे जीरो, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना बना रहा है? जीरो। और आर पे क्या हो जाएगा? सिंपल और बहुत सिंपल। समझ आई ये बात? अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूँ पोजीशन टाइम, इसमें वेलोसिटी के बारे में क्या कहो? तो तुम कहोगे कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे स्लोप में प्लॉट करूंगा, मतलब टेंजेंट प्लॉट करूंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ फाइनाइट आएगा। देखो एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 से कम है, तो बोलोगे वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली 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 वेलोसिटी बिकम्स जीरो। देखो स्लोप जीरो हो गया तो वेलोसिटी बिकम्स जीरो, फाइनली वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ समझ में आया बहुत अच्छे से? तो स्लोप तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा, बस उस स्लोप का नाम यहाँ पे वेलोसिटी है। जैसे ये बहुत फेमस सवाल है, नीट का पूछा हुआ है, सॉरी मतलब एआईपीएमटी का पूछा हुआ है, बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको करा के दूँ। ऐसा ग्राफ बनाया है, अब कहते हैं कि किसी मोशन का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो इसके मोशन पे कमेंट करो। तो बच्चा कहता है कि सर देखो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो पहला ऑप्शन होता है मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मोशन स्टार्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मोशन स्टार्ट्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। बताओ, ध्यान से देखना, दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही टिक करो? तो बच्चा कहता है सर यहाँ पे देखो जीरो है। अरे भाई क्या जीरो है?
तो यहाँ पे वाई एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब वाई पे पोजीशन रखा है, पोजीशन और टाइम जीरो है, मतलब पोजीशन जीरो से मोशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब मोशन की बात करोगे वेलोसिटी, तो ये स्लोप देखो, यहाँ पे भी स्लोप उतना ही है जितना यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे है, स्लोप जीरो नहीं है। जीरो स्लोप का मतलब ये होता है, मान लो ये पोजीशन टाइम ग्राफ मैं ऐसे बनाऊँ, फील करना बेटा, इस बात को फील करना। अगर ऐसा बनाओ, ऐसा देख, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाते हुए बनाते हुए बनाते हुए ऐसे ले जाओ, मतलब देखो ये लाइन, ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस था पहले, मतलब यहाँ पे स्लोप देखी जाए तो जीरो और फिर ऐसे है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो, मोशन स्टार्ट्स, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बट यहाँ पे मोशन स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ का स्लोप जीरो नहीं है, ये गलत हो जाए, ये सही है। मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड फ्रॉम रेस्ट। फाइनली यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया, मतलब ये रेस्ट है, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट। कि इतना समझ गया ना, मतलब ग्राफ तुम पोजीशन टाइम समझ, बस इतना समझ गए, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत सारी चीजें बता रहे। यहाँ पे ग्राफ ऐसे शुरू हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे स्लोप जीरो है, पहले वेलोसिटी जीरो था फिर वेलोसिटी बढ़ाया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इस ग्राफ के लिए। लेकिन इस ग्राफ के लिए मोशन डज नॉट स्टार्ट। फील आया इस बात का? चलो अब सवाल करते हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग along a straight line between O and A is shown in a figure. During its motion between O and A, O से A तक, how many times body comes to it? कितनी बार बॉडी रेस्ट में आया है? तो ध्यान से देखो, बॉडी कितनी बार रेस्ट में आई आपसे पूछे, तो रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी जीरो होना, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे स्लोप देखो जी, देखो टेंजेंट प्लॉट करो, यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं, जीरो नहीं, यहाँ पे पीक पे देखोगे तो स्लोप जीरो है, यहाँ पे देखोगे तो स्लोप जीरो है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। स्लोप जीरो वही होगा जहाँ पे टेंजेंट, कर्व पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि बेटा मैंने कितनी बार बताया इसका स्लोप जीरो होता है। तो ऐसा टेंजेंट कहाँ बन रहा है? दो बार, यहाँ और यहाँ। बताओ कितनी बार वेलोसिटी जीरो होगा? दो बार। नीट का सवाल, ऐसे सवाल साहब आते हैं नीट, एकदम आसान, बस तुम्हें स्लोप का फील आ जाए, बात खत्म। अच्छा देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा है, रोता हुआ, देख यहाँ पे रोता हुआ, यहाँ पे हंसता हुआ। जितनी बार ग्राफ रोएगा हंसेगा, अगर वो ग्राफ चुप है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, अगर ग्राफ चुप है, अगर ग्राफ चुप है, चुप है, ग्राफ चुप है। अब किसी को नया बच्चे को सुना दोगे मेरा क्लिप, ऐसे बोलते हुए ग्राफ चुप है, तो समझे ग्राफ चुप है, और ग्राफ बोलता है, रोता है, हंसता है क्या? हाँ तुम फील कर सकते हो, अगर ग्राफ चुप है, अगर ग्राफ चुप है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, चुप चुप चुप, उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। अगर ग्राफ हंस रहा है, अगर ग्राफ हंस रहा है या रो रहा है तो स्लोप वेरी करेगा, हंस रहा है या रो रहा है तो स्लोप वेरी करेगा। और स्लोप वेरी करने का मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा हंसते हुए पे ना, हंसते हुए पे निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, और रोते हुए पे पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा। देख यहाँ पे ग्राफ रो रहा है, देखो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव गया है, यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव गया है हंसते हुए पे, इसलिए हंसते हुए पे स्लोप बढ़ता है, रोते हुए पे स्लोप घटता है। हमें इतना नहीं देखना था, हमें बस देखना था कि यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह स्लोप जीरो है, मतलब उसका वेलोसिटी। आंसर आ गया, बात खत्म। आगे देखो, आगे देखो। Which of the following graph of a body moving along a straight line is possible? स्ट्रेट लाइन में चलते हुए पार्टिकल के लिए कौन सा ग्राफ सही है? तो देखो बेटा, टाइम स्पीड, एक टाइम पे दो स्पीड पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी रिवर्ट नहीं कर सकता अपने आप को, वापस नहीं आता। मैं मतलब अगर चल रहा हूं तो किसी टाइम पे एक ही स्पीड पॉसिबल है, टू स्पीड एट अ टाइम नॉट पॉसिबल, टू स्पीड एट अ टाइम इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, टू स्पीड एट अ टाइम इज नॉट पॉसिबल, एक सिंगल टाइम पे दो स्पीड पॉसिबल नहीं है। वही कहानी यहां पे भी है, इस टाइम पे ये भी स्पीड और ये भी स्पीड पॉसिबल नहीं है। यहां पे देखो, स्पीड कैनॉट बी निगेटिव, स्पीड कैनॉट बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक ही पोजीशन पे दो स्पीड हो सकता है क्या? अच्छा ये टाइम है और स्पीड नहीं है, टाइम है, तो ये टाइम है, ये पोजीशन है। तो देखो असल में इस ग्राफ को अगर तुम ऐसे देखो तो ये टाइम ऐसे बढ़ रहा है, इस टाइम पे ये पोजीशन, इस टाइम पे ये पोजीशन, इस टाइम पे ये टाइम है ना, ये देखो ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पॉसिबल है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं हो सकता।
एक टाइम पे मैं एक ही जगह रहूंगा, दो जगह तो नहीं रहूंगा। तो ये ग्राफ देखो, टाइम यहाँ बनाए हैं, अगर तुम इसको यहाँ पे टाइम कर दो, यहाँ पे पोजीशन कर दो, तो ऐसा बना है, देखो ना, इसको ऐसे करके देख लो। अरे ऐसे करके देख लो ना, ऐसा ही तो ग्राफ है। तो ये ग्राफ तो पॉसिबल है, डी ग्राफ पॉसिबल है। पोजीशन टाइम ग्राफ पे तो आपने कर लिया मास्टर, लेकिन और अभी करना पड़ेगा। The position time graph for a particle moving along a straight line is shown in figure. Then average speed of a particle in time interval 0 to 8 सेकंड, 0 से 8 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड पूछा। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। जब आपसे एवरेज स्पीड पूछा है तो आप टोटल डिस्टेंस देखेंगे, स्लोप से काम नहीं चलेगा।
यहाँ से यहाँ देखो पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब तो पोजीशन पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकंड, 0 से 8 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड पूछे। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। जब आपसे एवरेज स्पीड पूछा है तो आप टोटल डिस्टेंस देखेंगे, स्लोप से काम नहीं चलेगा। आपको क्या देखना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस। देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ, इनिशियली इसका पोजीशन बोलो क्या था? 0, और यहाँ पे गया मतलब ये वर्टिकल में 10 चला। यहाँ से यहाँ देखो पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पोजीशन बढ़ रहा है, सॉरी टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन देखो कांस्टेंट है 10। यहाँ पे पोजीशन बहुत 10, यहाँ पे 10, यहाँ 10 10 10, टाइम बढ़ा लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ा, मतलब ये रेस्ट 40% है। बताओ यहाँ से यहाँ तक गया तो पार्टिकल कितना चला? 10 मीटर। यहाँ पार्टिकल कुछ नहीं चला। फिर यहाँ से यहाँ गया तो देखो ये 20 है, तो 10 से 20 तक गया, 10 मीटर और चला। ये 10, ये 10, 20, और 20 से फिर इसका पोजीशन देखो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ तो लिखूंगा 6,0। पोजीशन वाई पे रखा है तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट बोलो क्या है? 0। 20 से 0 आया, यहाँ पे 20 चला, ये 20, ये 10, 30 और 20, 40, तो तुम्हारा हो जाएगा 40 बटा टाइम 6, 40/6, 40/6 मतलब 20/3। एक मिनट, नहीं मैच कर रहा क्या? सॉरी 40 हमें तो 6 ही लिया ना भाई, 40/6, ये हो जाएगा तुम्हारा 20/3, 6 पॉइंट आपको जाना चाहिए, 6.6, ये 9.6 होगा, ये 9 लिख दिया गलती से। फिर से वेरीफाई कर देता हूँ बेटा, गलती नहीं करूँगा मैं अपनी तरफ से कुछ भी। देखो यहाँ से यहाँ तक गया 10, 10, 20, 20, 40, तो ये 40 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कह सकता हूँ मैं 6.6 है, तो ये देखो 6.7 ये मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपको एवरेज वेलोसिटी पूछता हूँ, एवरेज स्पीड पूछा है, स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूँ, एवरेज वेलोसिटी तो ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से देखो, इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन 0, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अब आगे देखिए, पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स कोऑर्डिनेट गिवन देन स्पीड और टाइम ग्राफ। रुक जाओ, अब अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। बहुत सारे सवाल कर लिए अपन ने पोजीशन टाइम ग्राफ से, अब अपन देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तब ये v और t ग्राफ बना लो। चलो एक काम करते हैं, ग्राफ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा करो, ये vt ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप का ग्राफिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप। तो जैसे तुमसे पूछे ना स्लोप, तो तुम सोचो डिफरेंशिएशन, तुमसे पूछे स्लोप, तुम बताओ डिफरेंशिएशन। इसका स्लोप का मतलब है डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? जो y पे रखा है x के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन? जो y पे रखा है उसका x के रिस्पेक्ट में। y पे क्या है? v, x के रिस्पेक्ट में dt, तो ये बनेगा dv/dt, ये बनेगा तुम्हारा dv/dt। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो dv/dt हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो,